हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रुदा जिन एडू प्लेटफॉर्म पर। भाई जिन एडू प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के सारे टॉप टीचर्स को एक साथ लाया गया है ताकि बच्चा ऑनलाइन होकर इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ सके, उनकी गाइडेंस मिल सके। इवन वो बच्चा किसी गांव में भी बैठा है तो ऑनलाइन अटेंड करके उन टीचर्स की गाइडेंस ले सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिन एडू इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब हो गया हर मेजर सिटीज में जिन एडू सेंटर्स डेवलप कर रहा है। हाइब्रिड सेंटर्स। हाइब्रिड सेंटर का मतलब हो गया कई बच्चों को तकलीफ होती है कि वो छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर देखने से समझ में नहीं आता है। कई लोग को प्रॉब्लम होती है, डेटा लॉस हो जाता है। कई बार घर में साउंड आता रहता है तो कैमरा ऑन नहीं करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव लाइव क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। सो जिन एडू ने हर मेजर सिटीज में हाइब्रिड सेंटर्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। हाइब्रिड सेंटर का मतलब है बच्चा वहां जाएगा और हर क्लासरूम में बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, 96-86 इंच की स्क्रीन, so that he can see the things being written on the board with full clarity. And all classrooms are equipped with mic system, the best sound system, so that बच्चे जो पढ़ रहे हैं, टीचर्स की जो आवाज आ रही है, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो क्लियर सुन रहा है। Big screen, so he or she can easily see the written things on the board. Good sound system, and they will have the moving mic also, ताकि वो लाइफ टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So that's the meaning of hybrid classroom. So बच्चा क्लासरूम में गया, ऑनलाइन अटेंड किया क्लासेस रूम में बैठकर by the top teachers and by the top teachers of India, जो दिल्ली से पढ़ा रहे हैं वो भी अटेंड कर रहा है किसी छोटे सी सिटी में। राइट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रुदा जिन एडू प्लेटफॉर्म पर। भाई जिन एडू ऑनलाइन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसने इंडिया के सारे टॉप टीचर्स को एक जगह लाने का काम किया। हम लोग ऑनलाइन पोर्टल तो है ही जिसके थ्रू बच्चा किसी भी इंडिया के कोने में बैठा हुआ है तो वो टॉप टीचर से गाइडेंस ले रहा है, टॉप टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। तो अब उसको अपनी जगह छोड़कर, अपने घर का आराम छोड़कर किसी दूसरे शहर में दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जिन एडू ने किया अभी, और हम लोग और करते जा रहे हैं इसको आगे। हर मेजर सिटीज में हाइब्रिड क्लासरूम क्रिएट करना स्टार्ट किए। पूरे इंडिया में देखोगे कमिंग डेज में हम लोग पूरे इंडिया में हाइब्रिड कोचिंग सेंटर्स बनाना स्टार्ट किए। अब हाइब्रिड कोचिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ? आपको भी तकलीफ मालूम है, कई लोग को डेटा नहीं मिल पाता है, कई लोग का डेटा लॉस हो जाता है, कई लोग के किसी कनेक्शन के कारण नेटवर्क डाउन हो जाता है, कई लोग छोटे स्क्रीन में फोर्स्ड होते हैं कि वो क्लासेस अटेंड करें। सो जिन एडू ने सारे लगभग मेजर सिटीज में क्लासरूम्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, दैट इज हाइब्रिड क्लासरूम, जिसके अंदर 96 और 86 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, जहां पर बच्चा टीचर्स जो लिख रहे हैं और जो क्लियरिटी होती है लिखने का बोर्ड पर वो अच्छे से दिख रहा है। गुड साउंड सिस्टम है, उनकी आवाज क्लियर आ रही है, माइक लगे हुए हैं सो दैट बच्चा लाइफ टाइम में ही क्वेश्चन भी पूछ सके। सो इट्स अ लाइव इंटरेक्टिव। और हर सेंटर पर विल हैव द डिजिटल लाइब्रेरी विद द कॉम्पिटिटिव एम्बियंस। बच्चा वहां बैठ भी रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, एंड प्लस ही और शी अटेंडिंग द क्लासेस of the top teachers of India, that is at the center in their cities. That's the most important thing. तो आपको ट्रेवल नहीं करना है, हम आपके पास आ रहे हैं। सो कई मेजर सिटीज में ऑलरेडी ये हो चुका है। सो आई होप आप इसकी बेनिफिट लोगे। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर द स्मॉल टॉपिक जो आज लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट।
Hello, मैं पुरुदा. Teaching experience of around approx 20 years, chemistry. So today I'll take up one small subtopic, that is Arrhenius equation. It's a topic of chemical kinetics, पता होगा. Chemical kinetics that deals with the rate of reaction. Mainly it deals with the rate of reaction and the condition under which you will get good rate of reaction. Good rate of reaction means how fast the reactant is getting converted to product. Now, if you see, chemical reaction is nothing but the breaking of old bonds and making of new bonds. So if reactant has to give the product, तो बॉन्ड रिएक्टेंट का पहले टूटना चाहिए, फिर जाके वो प्रोडक्ट बना पाएगा. इस दौरान इफ विल ऑब्जर्व, लेट्स सपोज इफ आई वांट द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2. अगर इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन लेते हैं हम, लेट्स सपोज आई वांट टू रिएक्ट H2 एंड I2 टू गिव द प्रोडक्ट HI. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ब्रेकिंग ऑफ HH बॉन्ड, देन I bond. Then if the bond will break, then only H and I can combine to give HI. So the first requirement is overcoming of the bond strength, the breaking of the bond between reactants, so that new combination can form. A new combination is a new product, right? So first condition for the fast conversion of reactant to product is breaking of bond or overcoming of the bond strength or the supply of energy that can break the bond between reactants. Now another condition is also required. Let's suppose H and H are aligned like this, H and H are aligned like this, and iodine are aligned like this. Now if the bonds are breaking, then they can easily collide with I. H and I can collide easily to give the product HI. So another important point, when the bonds are breaking, then there must be good collision with proper orientation so that they can interact and make the new bond, right? That is the product. So Arrhenius equation, that's a very small topic and very important topic for the chemical kinetics that deals with all the conditions required to get good rate of reaction. ये सारे कंडीशन को एसिमुलेट कर लिया है, मिला दिया है, मिलाकर एक इक्वेशन बना दिया, उसको ही हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बनाते हैं, बोलते हैं. सो दिस आर्हेनियस इक्वेशन इज नथिंग बट एसिमुलेशन ऑफ ऑल कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू गेट good rate of reaction. So first you must know what is K. K is nothing but K is termed as rate constant and A is termed as Arrhenius equation. Arrhenius constant, and sometimes it's also termed as pre-exponential factor. That is also termed as pre-exponential factor. And EA is activation energy. And R is universal gas constant. And T is the temperature in Kelvin. So K is rate constant and it's also termed as a specific rate of the reaction. Means K is also rate of reaction, but for unit amount. If I take 1 mole per liter, 1 molar concentration, then the rate of conversion of reactant to product, that is termed as rate constant. So rate constant is also rate of reaction, but for unit active mass, right? And RA is the Arrhenius constant. I'll elaborate this. What does it mean? And what means it takes care of which part or which condition that is required to get good rate of reaction. Then E is the activation energy, universal constant, and T is the temperature. You must be knowing if you are on the Arrhenius theory, then before that
in the initial part of the chapter, we read about activation energy. Activation energy is nothing but the extra energy required to overcome the bond strength, or means extra energy required to break the bond. If reactant is self-reactive, means it's having it's already very reactive in nature, it's having its own energy and it's unstable, then there may be there is no need to provide extra energy. So activation energy is the energy required, to be supplied to start the reaction. That is the activation energy. R is universal constant and T in the temperature in Kelvin. So this complete equation take care of all the conditions required for good rate of reaction. Now how? K is nothing but rate constant. So rate constant is A. First condition required is collision with proper orientation. And this means if HI, H and H and I and I, these bonds are breaking, this bond is also breaking, but they are not colliding with proper orientation. See how easily the H and I can make the bond if they are colliding with this orientation. But if this H and I, the bonds are breaking, we have supplied the energy, but still the collision with not proper orientation, then the yield is not going to be very high. बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपस में टकरा नहीं पा रहे हैं और बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो. रेट मींस व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाउ मच रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इन व्हाट टाइम. So that is with respect to time. So if the bond is breaking but they are not colliding with proper orientation, that means again the reactants will not be able to form the product. So a pre-exponential factor, that is A, takes care of the collision part. A is nothing but the effective collision with proper orientation. Means total collision is X, but the total collision cannot lead to product. Those collisions which are occurring with proper orientation can only lead to the product. So A is said as A is equals to T times Z, where Z is collision frequency. Means the number of collision occurring per unit time. जो एक unit time में जो collisions हो रही हैं वो Z होता है. And P is termed as steric factor. P is steric factor. Steric factor मतलब एक फैक्टर है जिसको हम टोटल कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मिलकर कंबाइंड वे में इट्स गिविंग द इफेक्टिव कोलिजन. सो A is nothing but effective collision. Effective collision means the collisions which are occurring with proper orientation. So of course it's true, if rate constant, K is the rate of the reaction for unit active mass, so rate of the reaction is going to be higher if the value of A is higher. Why? A is taking care of what part? The collision with proper orientation. अगर टोटल कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रही हैं और बॉन्ड टूट रहा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो ऑफ कोर्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन, राइट? Now another part in this reaction, in this part is e raised to the power of EA upon RT. E raised to the power of EA upon RT. This is the another part of the equation. Now if you remember the Maxwell-Boltzmann distribution of speed, if you remember the another part, this equation, that is dN this part okay, it's written over here. This is the collision frequency. This is Boltzmann distribution of speed, Maxwell-Boltzmann distribution of speed. If you remember, just let me make you to remember. This was 1 upon
du dn upon n, and this is speed range. अगर आप याद कर रहे होगे तो इसका ग्राफ इस टाइप का आता है, और इस टाइप में ग्राफ में आप पढ़े होगे दिस वाज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस वाज एवरेज स्पीड, एंड दिस वाज आरएमएस स्पीड, URMS. ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं ऑन द एवरेज टेम्परेचर T, then all the molecules they are not moving with the same speed, even they are at the same temperature. Now temperature को अगर समझे हम कि अगर कहते हैं CO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है और जिसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. So whenever we say that 30 डिग्री सेल्सियस, it's not the exact temperature at each point. हर पॉइंट पर वही टेम्परेचर है नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं दिस इज द एवरेज टेम्परेचर. सो अगर कंटेनर में ये इतने मॉलिक्यूल्स रखे हैं और मैं कह रहा हूं टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन बाय डिफॉल्ट ऑल द टेम्परेचर, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट exactly T temperature but on average T temperature. Let's suppose I put the temperature as the 30 degree Celsius, so this is always taken as average temperature. तो कुछ molecules high temperature पे भी हो सकते हैं, कुछ molecules low temperature भी हो सकते हैं, maximum 30 degree Celsius पे हो सकते हैं. So अगर किसी मॉलिक्यूल को, किसी गैस को, a quantity of gas को अगर कंटेनर में रखी जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, then it's not necessary that all the gas molecules are exactly at the same temperature. So of course they must have the different thermal energy, and thermal energy is related with the thermal motion, because if you remember U was directly proportional to under root T for the gas, right? सो अगर किसी की थर्मल एनर्जी कम है, टेम्परेचर कम है, तो उसकी स्पीड भी कम मिल जाती है अगर आइडेंटिकल गैस है तो, राइट. CO2 ही T टेम्परेचर पर है, सारे CO2 हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऐसा नहीं है कि सारे CO2 को सेम थर्मल एनर्जी है, कुछ हायर टेम्परेचर रेंज में होंगे. एवरेज इज 30, एवरेज इज 30 मींस सम मे बी एट 31, 32, some may be, maximum may be at the 30 and some may be at the 29 or 28 डिग्री सेल्सियस. तो जो लोअर टेम्परेचर पे होंगे उनकी थर्मल एनर्जी कम होगी. मतलब अगर x अमाउंट ऑफ एक गैस को अगर T टेम्परेचर पे रखते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर हैविंग द सेम थर्मल एनर्जी, मतलब उनकी रिएक्टिविटी भी सेम हो, ये ऐसा नहीं मान सकते हैं. सो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक टर्म दिखता है यहां पर e raised to the power of माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT. और अगर आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर याद हो तो दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट इज शोइंग द हाईएस्ट स्पीड रेंज, दिस इज आइसोथर्म, दिस ग्राफ इज आइसोथर्म. ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया, और सोचो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा गया है, फिर भी उनका स्पीड रेंज अलग अलग है. इसका मतलब उनकी सभी एब्सोल्यूट एग्जैक्ट टेम्परेचर पे नहीं होंगी, दे आर एट द एवरेज टेम्परेचर इज द T. प्लस गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते भी रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, एंड द गैस मॉलिक्यूल्स एक टेम्परेचर जोन से दूसरे टेम्परेचर भी मूव करते रहते हैं. मतलब एक गैस मॉलिक्यूल की फिक्स एनर्जी नहीं होती है, एब्सोल्यूट एनर्जी. अगर कहेंगे कि एक गैस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट स्पीड मेंटेन होता है एक कंटेनर के अंदर, ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली एंड दे आर कोलाइडिंग आल्सो. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ स्पीड आल्सो, देयर मे और मे नॉट बी, बट दे आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर आल्सो. अगर एक जोन से दूसरे जोन जा रहा है तो उसकी टेम्परेचर भी चेंज हो रही होंगी. सो एवरेज इज फिक्स्ड, वी कैन से दिस वे, बट एक गैस की स्पीड हमेशा फिक्स होगी T टेम्परेचर पर, वो नहीं बोल सकते हैं. अब इसमें क्या कह रहा है, ये ग्राफ का मीनिंग ही होता है दैट दिस इज द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ. अगर याद हो, द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज टोटल मॉलिक्यूल्स. तो टोटल एरिया अगर टोटल मॉलिक्यूल्स है तो ये स्मॉल एरिया अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड रेंज इतना जा रही है, ये दूसरा पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड रेंज इतनी जा रही है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड रेंज इतनी जा रही है. सो दिस द स्लोप और द ग्राफ एरिया इज फिक्स्ड एंड दिस एरिया इज आल्सो फिक्स्ड. मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का स्पीड इसी रेंज में होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का स्पीड इसी रेंज में होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का स्पीड इसी रेंज में होगा. इसका मतलब ये नहीं
कि एक गैस मॉलिक्यूल का स्पीड फिक्स हो गया। कैसे इसको देखोगे आप? इसको देखने के लिए जैसे आप अगर इसमें बात करें, हम अगर जैसे अगर इसी चीज में अगर जस्ट होल्ड ऑन, फाइन। इसी में देखोगे अगर कि ये हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ में हमने बता दिया दीज आर द फ्रैक्शन विच इज हैविंग हाईएस्ट इट्स स्पीड, दैट इज आरएमएस। ये एवरेज वाले थे, ये एवरेज स्पीड है और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ही हो गया जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, वो उसका मतलब हो गया ये स्पीड रेंज हो गया। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द स्पीड रेंज ऑफ u to UTU। ये फ्रैक्शन हो गया, ये स्पीड हो गया। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व इज nothing but total number of molecules, and these number of molecules are out of total, these are the fraction of molecules, a small part of the molecule having a speed range of the given value, right? अब मैंने यहां बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि एक गैस की स्पीड फिक्स है। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर मान लो कि अगर यहां पर 4 गैस मॉलिक्यूल हैं लेट्स सपोज 31 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां पर कुछ 5 गैस मॉलिक्यूल हैं मान लो लेट्स सपोज 28 डिग्री सेल्सियस, एवरेज इज टी टेम्परेचर एवरेज इज 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री सेल्सियस ले दिया। एक चीज ध्यान में रखना, टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है तो वो हमेशा एक एवरेज टेम्परेचर होती है। हर पॉइंट पर सेम 30 हो ये नहीं कहा जा सकता है। किसी भी शहर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो तो हर पॉइंट पर सेम 30 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं बोलते हैं। दैट इज अ एवरेज टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया, एक बकेट का एक कोने का टेम्परेचर मैंने 31 रख लिया और दूसरे कोने का टेम्परेचर मैंने 28 ले लिया। अब ये कह रहा है इस फ्रैक्शन का स्पीड इतना ही मेंटेन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक गैस का स्पीड फिक्स हो गया। क्यों? अगर मान लो ये 4 का 31 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 5 गैस मॉलिक्यूल 28 डिग्री सेल्सियस पर है, और अगर गैस यहां से यहां मूव किया और एक मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव कर गया, तो अभी भी 4 का गैस एक टेम्परेचर जोन से दूसरे टेम्परेचर जोन में चला गया, मतलब उसकी थर्मल एनर्जी चेंज हो गई, उसकी थर्मल मोशन भी चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई। लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लाइंग इन द 31 डिग्री सेल्सियस। एक इधर गया उसके बदले एक इधर आ गया, तो अभी भी इस डब्बे में 4 ही दिख रहा है और इस डब्बे में 5 ही दिख रहा है। सो एक गिवन टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल का स्पीड फिक्स होता है, ये नहीं कि एक गैस का स्पीड फिक्स होता है। ये नहीं कहेंगे कि एक गैस का थर्मल एनर्जी फिक्स हो गई, नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम थर्मल एनर्जी इज फिक्स्ड बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स दे मूव इन द कंटेनर इन सच अ मैनर कि सब जगह प्रेशर सेम हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है। तो अगर कोई गैस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रैंडमली जा रहा है तो दूसरे पॉइंट का गैस वहां जा रहा होगा। तो हर एक गिवन जोन में ऑन एन एवरेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फिक्स्ड। सो जो गैस हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन में गया होगा उसकी थर्मल एनर्जी कम हुई होगी, और जो लो से हाई गया होगा उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई होगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ लाइक दिस। और जो हाईएस्ट एनर्जी जिनके पास है, जिनके पास हाईएस्ट स्पीड है, दैट इज द हाईएस्ट थर्मल मोशन है, वो फ्रैक्शन ये वाला पार्ट है। और अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखोगे तो ये वाला फ्रैक्शन, that fraction is majorly decided by this is minus half mu square upon RT, अगर मैं 1 मोल में लूं तो this is the part। ये वो फ्रैक्शन होता है जो जिनके पास एनफ एनर्जी होती है। अब केमिकल रिएक्शन में जो ये वाला पार्ट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंस दे हैव द लेस थर्मल मोशन, लेस थर्मल एनर्जी, तो इनके पास लेस एनर्जी है तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उसको एनर्जी पुश करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर आप इसमें याद हो तो आप ये भी याद जानते होंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर ये एनर्जी T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है और मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, दैट इज T2 कर दूं, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1,
So more fraction is moved towards the higher thermal energy. ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाई थर्मल एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, और हाई थर्मल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इट मींस नाउ इट इज बिकमिंग रिएक्टिव, और वो अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ को ओवरकम करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, तभी जाकर नया बॉन्ड बनेगा. सो इसलिए कहा जाता है rate is directly proportional to active mass, not the total mass taken but the active mass. अब active mass कौन है? वो है जिसके पास खुद की एनर्जी ज्यादा है, और जिसके पास कम है उसको एनर्जी सप्लाई करोगे तब रिएक्शन होगा. Means you will have to increase the temperature, ignite it, give energy, then only the reaction can occur. So to have the fast reaction, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी खुद से ज्यादा है तो वो लीस्ट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ये भी मालूम है कि अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स T टेम्परेचर पे रखते हो तो उसका ये वाला पार्ट फ्रैक्शन होता है जिसके पास एनफ एनर्जी होती है एंड दे कैन इजीली गिव द प्रोडक्ट. And this part of the graph is decided by the Maxwell distribution curve को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल पार्ट आता है -12 mu square upon RT, और ऑब्जर्व करोगे हाफ mu square इज नथिंग बट द एनर्जी, ये एनर्जी ही है. तो देखोगे आरएनएस इक्वेशन में लिखा रहता है e raised to the power of -EA upon RT. मतलब अगर ये एनर्जी जितना देनी थी मुझे, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सटर्नल सप्लाई, अगर जितना देनी थी अगर उससे ज्यादा या उसके बराबर उसके पास पहले से होता तो वो ऑटोमेटिक रेट फास्ट होता, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता प्रोडक्ट में. इसलिए इसको यहां पर ये रख दिया गया. तो ये वाला पार्ट अगर माइनस ये अपॉन RT रख दूं, इसकी एनर्जी की वैल्यू अगर ये रख दूं, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? जिनके पास जो सप्लाई करनी थी वो पहले से इनके पास है, वही एनर्जी डाल दिया गया कि भाई इतनी एनर्जी कितने के पास है, तो जिनके पास इतनी एनर्जी होगी वही रिएक्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेक केयर ऑफ द एक्टिव मास. सो यहां पर अगर देखोगे आप यहां पर इस पॉइंट पर ये ग्राफ जैसे शो किया था मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, यू नो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज द एवरेज एंड दिस इज द RMS. ये शो करोगे दिस पार्ट इज द गैस मॉलिक्यूल विच इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. भाई थर्मल मोशन, अगर स्पीड ज्यादा है, थर्मल मोशन ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो रिएक्टिव है, उसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है. और टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो आप भी जानते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाती हैं, और इसके कारण और भी रिएक्टेंट जो अनरिएक्टिव था वो भी रिएक्टिव होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है. सो नाउ आई विल कम बैक टू द RNS इक्वेशन. सो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है द फ्रैक्शन हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. जिसके पास खुद की एनर्जी अगर जो सप्लाई करना पड़ता वो अगर मेरे पास पहले से है तो मुझे सप्लाई की जरूरत नहीं है और मैं तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाऊंगा. दिस द लॉजिक बिहाइंड इट. सो RNS इक्वेशन को अब अगर 1 by 1 क्रैक करेंगे, कोई बोलेगा व्हाट इज A फैक्टर? A इज टेकिंग केयर ऑफ कोलिजन, नॉट टोटल कोलिजन, कोलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन. अगर इस पार्ट की बात करोगे तो दिस इज टेकिंग केयर ऑफ एक्टिव मास. एक्टिव मास कौन है? जिनके पास एनर्जी खुद की ज्यादा है. उस पार्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ना कि टोटल मास पर. जिनके पास एनर्जी ही कुछ नहीं है वो कैसे, कुछ नहीं बोला जाता है. जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव द रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो इसको अगर और एलाबोरेट करोगे, इस पार्ट को अगर हम एलाबोरेट करते हैं थोड़ी सी, लेट सपोज यहां पर एलाबोरेट करते हैं अगर, like K is equals to A e raised to the power of minus A upon RT. So अभी तो मैं ओवरऑल बताया कि A क्या है और एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या है. तो बच्चे A क्या है? A is the collision frequency with proper orientation. E raised to the power of minus A RT कौन है एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट? That is the active mass. एक्टिव मास कौन है? जिनके पास खुद की एनर्जी ज्यादा है, राइट? उनको सप्लाई की जरूरत नहीं है.
अगर हम इस पार्ट को अगर मैं 1/1 एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में और टेम्परेचर के टर्म में भी तोड़ दूं, तब भी आपको सेम एक्सप्लेनेशन आने वाला है, राइट? यस, फाइन. सो activation energy, there's a term threshold energy, activation energy. Threshold energy is the total energy, that is a minimum energy required for a reaction to happen. जैसे अगर इस बात को अगर मैं लेकर चलूं यहां पर, लेट सपोज एक और पेज अगर ऐड कर लेते हैं यहां पर, लेट सपोज दिस इज फाइन. फाइन. सो हमारे पास इक्वेशन है a e raised to the power of minus EA upon RT, and this is rate of reaction for unit active mass जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट भी कहते हैं. अगर K is equals to A upon E raised to the power of EA upon RT, तो ये भी दिखा रहा होगा कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो K की वैल्यू कम होगी. और जाहिर सी बात है, अगर कोई लेस रिएक्टिव है तभी जाकर उसको पुश करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी देने की बात करेंगे हम लोग. लेट सपोज अगर ये चीज यहां पर एक मान लेते हैं कि यहां पर आपकी गाड़ी है और ये कश्मीर वैली है, आपकी गाड़ी यहां पर प्रेजेंट है लाइक दिस, और ये टोटल एनर्जी दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो एनर्जी बाहर से देनी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई. लेट सपोज द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 80 जूल और आपके कार के पास 20 जूल है. सो हियर द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 80 जूल एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 20 जूल. जाहिर सी बात है इस 20 जूल से ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, कश्मीर वैली नहीं जा पाएगा. दिस इज द एनर्जी बैरियर. अगर इस कार के पास 80 जूल अगर मिनिमम होता तो ये चला गया होता, 80 से ज्यादा भी होता तो और बढ़िया से चला गया होता, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन. सो 20 है 80 है, जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा पुश करना पड़ेगा, रेट स्लो हो गया, डिपेंड कर गया ये टेम्परेचर पर. इसको एनर्जी दो तब जाएगा, इसका मतलब समय लगेगा. इट कैन नॉट रिएक्ट इंस्टेंटेंटली, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं हो पाएंगी इसमें. सो दिस इज द रेट विल बी स्लोअर इन दिस केस. अगर इसके पास ही खुद की एनर्जी 100 जूल होती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये क्रॉस करता और कश्मीर वैली पहुंच गया होता. सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मींस रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रेट तो स्लो होने वाला है ही. ये तभी रिएक्ट करेगा जब इसको हम पुश करेंगे, एल्स इट विल नॉट रिएक्ट. Another point, here is the temperature 1/T है. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ेगा, क्वाइट ऑब्वियस है. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी बताया गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाई थर्मल एनर्जी की तरफ रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स हाई थर्मल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं. और टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे रख रहे हो, मतलब हर गैस मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो. देन यू विल बी गेटिंग मोर थर्मल एनर्जी इफ टेम्परेचर इज रेज्ड एट द रेज्ड कंडीशन. तो अगर किसी रिएक्शन को T टेम्परेचर पे करा रहे हो और उसी रिएक्शन को अगर T प्लस सम टेम्परेचर पे करा रहे हो तो मोर रिएक्टेंट इन लेस टाइम कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. That is a very small theory about the Arrhenius equation, and I'll deal this in the this is what just the introduction of Arrhenius equation, Arrhenius theory, and we'll deal completely in the class section. Thank you.